नस्ल वफा किस्त नंबर 4। वाली हदीसा को जिस वक्त सुल्तान का पैगाम मिला तो इसने फौरन कूच की तैयारी की। फौज पहले ही से तैयार थी, सिर्फ हुक्म की देर थी। 1 घंटे के मामूली वक्फे में इसकी फौज सफ आरा हो चुकी थी। लोग हुम्मस से रवाना हो गए। इस फौज के साथ जैश और बूढ़ा भी था। जैश ने वाली हदीसा को मशवरा दिया कि क्योंकि वक्त कम है इसलिए हमें रास्ता काट कर घाटी की तरफ से हुम्मस चलना चाहिए। इस तरह वक्त भी कम लगेगा और मुमकिन है वो तातारी सवार जिन्होंने सुल्तान के सवारों को घेर रखा है अब तक वहां मौजूद हों और इन्हें रिहाई दिलाई जा सके। वाली हदीसा ने जैश के इस मशवरे को कबूल किया और अपनी फौज को घाटी के रास्ते चलने का हुक्म दिया। मुसलमान जोश जिहाद से सरशार थे। इनकी रफ्तार फितरतन तेज हो गई और वो घाटी के पुरखतर और पेज दर पेज रास्ते को बड़ी तेजी से अबूर कर गए और वो सब उस मकाम पर पहुंच गए जहां 8 घंटे पहले तातारी और मिस्री सवारों में मार्का हुआ था। इस मकाम को जैश ने सरदारों के साथ घूम फिरकर अच्छी तरह देखा, लेकिन वहां सिवाय चंद तीरों के जो मुख्तलिफ मकामात पर चुप कर रह गए थे और कोई चीज नजर न आई। जैश सख्त मुस्तरिब था। इसकी समझ में न आता था कि नफीसा पर क्या बीती होगी। अगर वहाँ घुमसान की लड़ाई हुई होती तो लाशें और घोड़े जरूर मिलते, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि वहाँ एक आदमी भी नहीं मारा गया। आखिर जैश को नफीसा का पता मिल गया। इससे एक जगह रेत में एक खंजर गड़ा देखा। इस खंजर का रुख मशरिक की तरफ था। जैश ने खंजर उठाकर पहले तो इसे उलट पलट कर देखा, फिर सरदार से कहा, मोहतरम सरदार, ये खंजर इस बात की अलामत है कि नफीसा और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। सरदार ने पूछा, जवानी तुमने कैसे अंदाजा लगाया? जैश बोला, हमारे कबीले का रिवाज है कि अगर हम खुद हथियार डाल दे तो इसकी निशानी के तौर पर खंजर को जमीन में गाड़ देते हैं ताकि हमारे दूसरे साथियों को मालूम हो जाए कि हम गिरफ्तार हो गए हैं और वो इन्हें छुड़ाने की फिक्र करें। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सरदार ने जल्दी से पूछा। जैश ने कहा, तातारी ने गिरफ्तार करके मशरिक की जानिब ले गए हैं, यानी वो लोग हुमस के शुमाली हिस्से की तरफ गए हैं। जी तुम कैसे कह रहे हो जवान? सरदार ने फिर हैरत का इजहार किया। खंजर का रुख मशरिक की तरफ था, जिसका मतलब साफ जाहिर है वो उधर ही गए हैं। वो ये ख्याल सही भी मालूम होता है क्योंकि तातारियों का लश्कर हुमस के शुमाल में कहीं ठहरा होगा। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। जैश ने कहा, चलिए वाली हदीसा से मशवरा करते हैं। अगर वो रजामंद हो गए तो हम कुछ सवार लेकर इनका पीछा करेंगे। मुमकिन है वो हमें रास्ते में ही मिल जाए और हम अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाए। सरदार कहने लगा, अगर वाली हदीसा आमादा हो गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि नफीसा की हिफाजत मेरे सुपुर्द हुई है। अगर हम नफीसा को छुड़ाने में कामयाब हो गए तो मैं सुल्तान के सामने शर्मिंदा नहीं हूँगा। जैश और सरदार घोड़े बढ़ाकर वाली हदीसा के करीब पहुंचे। सरदार ने इस मकाम पर पहुंचने वाली हदीसा को बता दिया कि यह वो जगह है जो अपने साथियों से जुदा हुआ था। वाली हदीसा को सुल्तानी सवारों के ज़ाय होने का बहुत अफसोस था, इसलिए खुद इसने चंद और सवारों को चारों तरफ दौड़ाया ताकि वो खोज लगाएं कि अगर तातारी अब तक कुर्बो जवार में मौजूद हैं तो लड़कर मिस्रियों को आज़ाद कराया जाए। जैश ने वाली हदीसा के करीब पहुंचकर कहा, वाली मोहतरम, सुल्तानी सवार गिरफ्तार हो गए हैं और तातारी ने हुमस के शुमाली हिस्से की तरफ ले गए हैं। वाली ने पूछा, नौजवान तुम्हें ये बातें किसने बताई? जैश ने जवाब दिया, दरअसल वो लड़की जो सुल्तानी सवारों के साथ हुमस से आ रही थी मेरे कबीले की है और मेरी मंगेतर है। इसे गिरफ्तारी के वक्त कुछ ऐसी अलामत छोड़ी है जिनकी बिना पर मैं ये कह रहा हूँ। वाली ने कहा, जैश, हमें अफसोस है कि हम इतनी फौज रखते हुए भी तुम्हारी मंगेतर नहीं बचा सके। हमें तुम्हारे साथ भरपूर हमदर्दी है। अगर वाली मोहतरम को मुझसे हमदर्दी है तो मैं एक दरख्वास्त पेश करता हूँ। हम तुम्हारी दरख्वास्त सुनने से पहले मंजूर करते हैं, वाली ने मुस्कुराकर कहा। जैश ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कुछ सवार दिए जाएं और मैं उन तातारियों के ताक़ुब में रवाना हूँ जिन्होंने सुल्तानी सवारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो तो अपने लश्कर में भी पहुँच चुके होंगे। वाली ने जल्दी से कहा, वाली मोहतरम ने मेरी दरख्वास्त पहले मंजूर कर ली है। जैश ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कहा। वाली ने समझाने वाले अंदाज में कहा, हमें कोई उज़र नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। तुमने पहले ही मुसीबतें उठाई हैं, अब तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल ना करें। जैश ने कहना शुरू किया, मुझे तो उस दिन सुकून होगा जिस दिन तातारियों की शिकस्त होगी और हम अपने भाई बहनों के खून का बदला ले सकेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, वाली ने कहा। फिर क्या हुक्म है? जैश ने बेचैनी से पूछा। कितने सवार ले जाना चाहते हो? बिलाखिर वाली ने पूछ लिया। सिर्फ 200। अगर इतने मुमकिन ना हो तो 100 भी काफ़ी है, जैश ने उलझकर कहा। वाली हदीसा ने अपने सिपा सालार की तरफ देखा और कहा, सिपा सालार, इस जवान को 200 मजबूत सवारों का दस्ता दे दो ताकि सुल्तानी सवारों को छुड़ाने में कामयाब हो सके। सिपा सालार ने तामील हुक्म के लिए अपना सर खम कर दिया और घोड़ा घुमाकर सवारों को अलग करने के लिए चला गया। वो सरदार जो सुल्तानी सवारों को छोड़कर हदीसा पहुंचा था, इसने वाली हदीसा से बड़े अदब से कहा, इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। वाली मुस्कुरा कहा, तुम सुल्तानी पैगंबर की हैसियत रखते हो, कहो क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मुझे भी नौजवान जैश के साथ तातारियों के ताक़ुब में जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन तुम सुल्तानी पैगंबर हो, हम सुल्तान को क्या जवाब देंगे? वाली ने मुतफक्किर अंदाज में कहा। वाली मोहतरम, सरदार ने कहा,
मैं सुल्तान से बहुत शर्मिंदा हूँ। वो लड़की जिसे तातारी गिरफ्तार करके ले गए थे, इसकी हिफाजत उन्होंने मेरे सुपुर्द की थी। अब मैं किस मुंह से सुल्तान का सामना करूंगा? कामयाब होकर वापस आया तो अच्छा, वरना तातारियों से लड़कर सुल्तान के सामने सुरखरू हो जाऊंगा। वाली हदीसा ने कदरे पसो पेश के बाद इसे भी इजाजत दे दी। इतनी देर में सिपा सलार ने 200 सवारों का मजबूत दस्ता जैश के साथ कर दिया था। जैश के साथ वो बूढ़ा भी था जो नखलिस्तान खुमारा से इसके साथ आया था। जैश ने इसको अपने साथ ही रखा था कि वो रास्तों से बखूबी वाकिफ था और जहादीदा होने के साथ इसके मशवरों से फायदा उठाया जा सकता था। जैश ने वक्त ज़ाया करना बेकार समझा और वाली हदीसा को सलाम करके बड़ी तेजी से उस तरफ देखा जिधर तातारी रवाना हुए थे। इस वक्त इसके दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। वो ख्याल था कि नफीसा का जालिम और सफाक तातारियों के हाथों लगना किस कदर खतरनाक था। वो जानता था कि एक हसीन और हुस्न शबाब में लाजवाब औरत जो अपनी नज़ीर न रखती हो, तातारी इसके साथ किस कदर वहशाना सलूक करते थे। तकरीबन 2 घंटे इस तरह मुसाफर तय करने के बाद जैश को नफीसा का एक और निशान मिला। वो एक झाड़ी में उलझा हुआ नफीसा का रुमाल था। जैश ने रुमाल झाड़ी से निकाला और सरदार को मुखातिब करते हुए कहा, सरदार हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। फिर बूढ़े से सवाल किया, क्यों बाबा, हुम्स के शुमाल में कोई ऐसा रास्ता भी जाता है जिस तक पहुँचने में कम वक्त लगे? बूढ़े ने जवाब में कहा, नौजवान जैश, एक रास्ता तो है, लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं जब वो ठीक है तो फिर उसे छोड़ने की क्या ज़रूरत है? जैश ने समझाते हुए कहा, बाबा हम रास्ता इसलिए काटना चाहते हैं कि अगर हमें देर हो गई और तातारी अपने लश्कर में पहुंच गए तो फिर सुल्तान के सवारों को छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। मैं उन्हें रास्ते में ही जा लेने की फिक्र में हूँ। तुम्हारा ख्याल ठीक है जैश? कहते हुए बूढ़े ने एक घोड़ा एक तरफ मोड़ दिया। अब ये लोग बचाए सीधे रास्ते के रास्ता काट कर रवाना हुए। सहराए शाम के बाज़ इलाके 3000 फीट से भी ज़्यादा बुलंद हैं। इस इलाके में कोई दरिया नहीं, लेकिन जगह जगह नखलिस्तान और घाटियां हैं जिनमें शीरी चश्मे हैं। ऊंची ऊंची टीलों ने रास्ता दुश्वार गुजार बना दिया है, लेकिन जिस तरफ जैश जा रहा था वो रास्ता निस्बतन ज़्यादा खतरनाक था। पहली तारीखों का चांद कुछ देर चमक कर गुरूब हो गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। बूढ़ा रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से इनकी रफ्तार सुस्त हो गई। जैश को ये सुस्त रफ्तारी बड़ी गरा गुजर रही थी। वो चाहता था कि तातारियों को लश्कर में पहुंचने से पहले जाले और नफीस और दीगर मिस्रियों को रिहा कराए। जैश ने बूढ़े से कहा, बाबा इस वक्त हम कहाँ हैं? तातारियों को कोई पता नहीं चलता। बाबा ने रास्ते को गौर से देखा और बोला, जैश मेरे अंदाजे के मुताबिक हम लोग इस वक्त हुमस से बहुत आगे निकल आए हैं। आगे निकल आए हैं? यानी हमने हुमस को पीछे छोड़ दिया है? जैश ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने कहा, मेरा मतलब है कि हुम्स हमसे बाईं जानिब छुपा है। इस वक्त हम हुम्स के शुमाल में आ गए हैं और अगर हदीसा पहुंचने वाली खबरें दुरुस्त हैं तो तातारी लश्कर को यही कहीं होना चाहिए। जैश ने घोड़ा रोके बगैर कहा, मगर मैंने सुना है कि तातारी हुम्स से कई मंजिल पहले ठहर गए हैं। शायद इन्हें सुल्तान मिस्र के आने की खबर मालूम हो गई है। वो आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जैश, एक खबर यह भी है कि तातारी बिल्कुल हुम्स के करीब पहुंच चुके हैं। बूढ़े ने तरदीद की तो जैश फिर बोला, कुछ भी हो, या तो तातारियों को दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस वक्त वो लोग चढ़ाई पर थे। जब वो ऊपर पहुंचे तो इन्हें देखकर तज्जुब हुआ कि दूसरी तरफ नशेब में दूर दूर तक आग रोशन है और वहां एक पूरा शहर का शहर आबाद है। जैश ने घोड़ा रोक लिया। बूढ़े से बोला, ये लोग कौन हो सकते हैं? शायद ये किसी का लश्कर है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जैश ये वही लोग हैं जिनकी तलाश है। जरा गौर से देखो, मशलों की रोशनी में इनके झंडे साफ नजर आ रहे हैं। तुम इन वहशी पहरेदारों को देख रहे हो जो निधि संभाले खेमों को चारों तरफ घूम फिर रहे हैं। जैश ने गौर से देखा तो इसकी समझ में आ गया, मगर इसके साथ ही उम्मीद की आखिरी किरण भी जाती रही। वो सोच रहा था कि वो इस तातारी दस्ते को जिसने रफीसा दूसरे सुल्तानी सवारों को गिरफ्तार किया है तातारी लश्कर में पहुंचने से पहले रोक लेगा। लेकिन अब तातारी लश्कर इसके सामने था, जिसका साफ मतलब था कि वो दस्ता पहले ही इस लश्कर से आ मिला है। जैश के रुकते ही तमाम सवारों ने अपने घोड़े रोक लिए थे और हर एक मैदान में फैले लश्कर को देख रहा था। जगह जगह आग रोशन थी और मशलें जल रही थी। रात होने के बावस खेमों के अंदर और बाहर काफ़ी रौनक थी। कुछ देर वो हसरत और यास के साथ मैदान को देखते रहे। जैश के साथ सिर्फ 200 सवार थे। इन सवारों के साथ इतने बड़े लश्कर पर हमला करना तो अलग रहा, शब-खून भी नहीं मारा जा सकता था। जैश के साथ इस वक्त वो सरदार भी था जिसके सपुर्द नफीसा की हिफाजत की गई थी। इसकी हालत भी खराब थी और वो तातारी लश्कर को देख देख कर दांत पीस रहा था। सरदार ने जैश से कहा, अब क्या इरादा है बहादुर नौजवान, तुम्हारी राय क्या है सरदार? जैश ने पूछा। मेरा तो जी चाहता है घोड़ा बढ़ाकर इन पर हमला कर दूं और लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। सरदार ने बड़े जोशो खरोश से कहा, बरादर जी तो मेरा भी ही चाहता है, वरना बरहक है। फिर क्यों ना इस वक्त इनका मुकाबला किया जाए। मेरे बच्चों, अचानक बूढ़े की आवाज़ गूंजी, पहाड़ से टकराना अक्लमंदी नहीं। 1.5-2 लाख के लश्कर का तुम्हारे 200 सवार क्या बिगाड़ सकेंगे? हम शब-खून तो मार सकते हैं बाबा। जैश ने बेचैनी से कहा। जैश, शब-खून का मतलब है कि दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन अगर तुमने इस वक्त शब-खून का मुजाहरा किया तो
हमारे 200 सवार लश्कर तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाएंगे। तुम उनका कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? आप कोई तदबीर बताएं। जैश ने बेसब्री से कहा। बूढ़ा बोला, जैश हर मौका पर जोश और बहादुरी से काम नहीं लेना होता। वाले हदीसा ने तुम्हारे साथ 200 सवार किए हैं। इनकी जानों के मुहाफिज तुम हो। अगर तुमने इन्हें गलत जगह लड़ाकर ख़त्म कराया तो यहाँ और रोज़े हशर तुम इसके जवाबदेह होगे। हशर का ख्याल आते ही जैश थर्रा उठा। वाकई इस वक्त 200 जानें इसके इशारे पर कुर्बान होने को तैयार थीं। ततारियों पर हमला करना मौत को दावत देने के सिवा कुछ ना था और वो तजब्जुम में पड़ गया। वो इसी सोच में गुम था कि दाएं जानिब नशेब में घोड़े दौड़ने की आवाज़ बुलंद हुई और फिर एक लम्हे बाद 2 सवार तेजी से घोड़े दौड़ाते चढ़ाई पर चढ़कर इनके बिल्कुल करीब आ गए। ततारियों के लश्कर में इतनी रोशनी हो रही थी कि इतनी दूर होने के बावजूद लोग एक दूसरे के चेहरे बखूबी देख सकते थे, लेकिन आगे वाले सिर्फ इस लश्कर और आग की तरफ देख रहे थे जो सामने मैदान में जगमगा रही थी। शायद ये मालूम करने के लिए बेचैन थे कि नशेब में किसका लश्कर पड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे से इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए इनमें से 2 सवार ऊपर आए थे। दोनों सवार अब एक बुलंद जगह पर पहुंचकर ठहर गए और उन्होंने गौर से मैदान में फैले लश्कर को देखा। फिर इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने चीख कर किसी वैशी जुबान में कुछ कहा, जिसका जवाब इनके साथियों ने भी दिया। मगर दूसरी तरफ सरदार ने जैश को बताया कि ये लोग वही हैं जिन्होंने नफीसा और सुल्तानी सवारों को गिरफ्तार किया हुआ है। शायद ये लोग अब तक अपने लश्कर में नहीं पहुंच सके थे, इसलिए अभी मौका है कि इन्हें लश्कर में पहुंचने से पहले रोक लिया जाए। जैश और सरदार ने इस राय से इत्तफाक किया। फिर बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े ने इस बात में सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि हाँ, इस वक्त तुम हमला कर सकते हो। और फिर दूसरे लम्हे जैश और सरदार की कमान से निकले हुए 2 तीरों ने ऊपर वाले दोनों सवारों को आन के आन में जहन्नुम वासिल का परवाना अता कर दिया। सरदार ने ठीक ही कहा था। रास्ता भूले हुए ततारी दस्ते ने नफीसा और सुल्तानी सवारों को गिरफ्तार करके अपने लश्कर का रुख किया था। ना तो जल्दी थी और ना कोई खौफ, इसलिए कि शाम के इलाकों में इनके वहशाना हमलों की धाक बैठी थी और वो सोच भी न सकते थे कि कोई इनका रास्ता रोक सकता है। इसलिए वो बड़े इत्मीनान से नायब सरदार के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े थे। नफीसा ने घाटी से चलते वक्त अपना खंजर रेत में गाड़ दिया था और एक जगह दूसरी निशानी छोड़ी थी कि अगर इत्तफाकन जैश या इसके कबीले का कोई आदमी इधर से गुजरे तो इसको पता मालूम हो सके। नफीसा ने देखा कि ततारी बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं। ये चीज़ इसके हक में ज़्यादा मुफीद साबित हुई। इसे उम्मीद थी कि अगर सरदार ने बर वक्त वाली हदीसा को खबर पहुंचाई तो वो जरूर मदद को रवाना होंगे। जैश और सरदार ने दोनों ततारियों को ख़त्म करने के बाद अपने सवारों को हमले का हुक्म दिया। इस वक्त जैश के सवारों ने पहले तो ततारियों पर तीर बरसाए, फिर तलवारें सोंत कर मौत की तरह इनके सरों पर पहुंच गए। ततारी इस अचानक हमले से बहुत सरासीमा हुए। इन्हें ताज्जुब था कि इनका लश्कर सामने पड़ाव डाले हुए है और ये लोग कौन है जो ततारी लश्कर की परवाह के बगैर इन पर हमला कर रहे हैं। इस हमले से कुछ शोर तो हुआ और कुछ घोड़ों की बागदौड़ सामने के ततारी लश्कर के पहरेदारों को खबरदार कर दिया। जब ततारियों पर अचानक हमला हुआ तो उन्होंने खुद भी अपनी वैशी जुबान में कुछ चीख कर कहा, जिससे शायद वो अपने लश्कर वालों को मुतल्ला करना चाहते थे। इस वक्त चांद तो मौजूद ना था, लेकिन लश्कर की आग मशालों की रोशनी कुछ कम ना थी। जैश ने जोश में आकर हमला तो कर दिया, लेकिन जब वो चढ़ाई पर चढ़कर नीचे पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि ततारी तादाद में इनसे 2 गुना है। फिर भी इसने हिम्मत से काम लिया और इन्हें घेरे में लेने की कोशिश की। ततारियों ने कैदियों की मुश्कें जीन से बांध दी थी। सिर्फ नायब सरदार और नफीसा के हाथ खुले थे, लेकिन इनके घोड़ों की बागें और दूसरे सवार पकड़े हुए थे। जिस वक्त ततारी दस्ते पर हमला हुआ, नफीसा और दीगर साथी कैदी समझ गए कि हमला करने वाले इनके दोस्त हैं, लेकिन नफीसा ये न देख सकी कि इनका सरदार कौन है। ततारियों ने खतरा महसूस करते ही कैदियों को 100 सवारों के हल्के में आगे भेज दिया ताकि वो मारे न जाएं या गिरफ्तार हो जाएं तो कैदी लश्कर में पहुंच जाए। जैश ने तकरीबन 100 सवारों को कैदियों के आगे बढ़ते देखा तो इसने उधर का रुख किया, लेकिन ततारियों ने इसका रास्ता रोक लिया। एक तरफ 200 जाबाज और दूसरी तरफ 400 वहशी दरिंदे। फिर भी जैश ने इतनी दिलेरी का मुजाहरा किया कि ततारी इसकी शमशीर जनी देखकर दंग रह गए। अब वो अकेले अकेले इसके सामने आने से कतराते थे। जैश ने इस मजबूत दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी एक न चली और वो इस कोशिश में जख्मी भी हो गया। जैश के सामने इसकी महबूबा कैदी की हैसियत से आगे बढ़ाई जा रही थी। जैश इसको छुड़ाने की कोशिश में बेबस था। जैश अपनी कोशिश में नाकाम रहा, लेकिन उसूली हैसियत से इसने फतह हासिल की थी। इस हमले में इसके 200 सवारों में से एक भी शहीद नहीं हुआ। बरखिलाफ इसके 50 के करीब ततारी इनके हाथों मारे गए और लश्कर के पहरेदार खबरदार होकर इनकी मदद को न आ जाते तो वो भी मारे जाते। दरअसल ततारी एक तो इस अचानक हमले से घबरा गए, दूसरा ये हमला इतना शदीद था कि वो अपनी मुदाफत के लिए कुछ न कर सके। वो तादाद में दुगने थे, लेकिन बजाय इन्हें घेरे में लेने के खुद घिर घिर कर कत्ल हो रहे थे। पहरेदारों के आ जाने से तातारियों का पल्ला भारी हो गया। बूढ़े ने पहरेदारों की कुमक आते देखकर जैश को इशारा किया कि बस अब खैरियत इसी में है कि यहाँ से चुपचाप निकलो। जैश और सरदारों ने भी मौका की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा लिया, इसलिए जब पहरेदार कैदियों को कब्जे में लेने के बाद इनकी तरफ चले तो
इनके पहुंचने से पहले ही जैश अपने सवारों को वापसी का हुक्म दे दिया। जैश के सवारों ने ऐसी तेजी से हमला किया था कि आने वाहिद में टीलों में छुप गए और ततारी मुंह खोले ये देखते रह गए कि ये लोग किधर से आए और किधर चले गए। रात अंधियारी थी। ततारियों ने इनका ताकुब करने का इरादा नहीं किया और 50 लाशों को वहीं छोड़कर दांत पीसते लश्कर में वापस आ गए। इन्हें 50 सवारों के ज़ाय होने का बहुत अफसोस था, लेकिन अंधेरी रात में इनके ताकुब में जाना और ख़तरनाक था। उन्होंने इसी को गनीमत जाना और चुपचाप लौट के। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।